इसमें कैसे पता चलेगा कितना जुड़ा है? उसमें पता चलेगा। ज़रा ये छोटा कर लीजिए, यहाँ दिख जाएगा। अभी आप ही देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। उधर मिल जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का रिवीजन। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस क्लास 10 का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस क्लास 10 का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। पिक्चर तो कटेगा नहीं तो सब आ ही रहा है, सब बोल दो नहीं ना कटेगा। सब आएगा। चल ठीक है।
चलो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, क्लास 10 रिवीजन। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे केमिकल क्या है। तो केमिकल का मतलब होता है, देखो, सब्सटेंसेस which are added to other substances, which are added to other substances or air or water to produce another new substances। इसका मतलब क्या है कि केमिकल किसको कहेंगे? केमिकल कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ यदि ऐड करेंगे, या एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन, और वाटर के साथ यदि ऐड करते हैं तो वो क्या बनाएगा, एक नया सब्सटेंस बना देगा। उसको हम लोग कहेंगे केमिकल। जैसे कि मान लो कैल्शियम, कैल्शियम को तुम खुले हवा में रख दो, ठीक है, कैल्शियम को क्या करो, तुम खुले हवा में रख दो, एयर में रख दो, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा। ये कैल्शियम मतलब Ca और एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो तुम कैल्शियम को एयर या ऑक्सीजन के साथ मिला कर रख दोगे तो क्या बनेगा, कौआ बनेगा? नहीं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इसका मतलब ये क्या था, ये एक सब्सटेंस था और यहाँ एक न्यू सब्सटेंस बनकर बाहर आया। तो जब न्यू सब्सटेंस किसी में नया चीज बनकर बाहर आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कैल्शियम जो है ये क्या है, एक केमिकल है। जैसे हम लोग पेपर को भी अपने अगल बगल घर में रख देते हैं और 10-20 साल बाद निकालते हैं तो देखते हैं वो पेपर हल्का पीला पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो पेपर किससे रिएक्ट कर गया, वो पेपर रिएक्ट कर गया सल्फर से, और वो पेपर बना जाता है येलो कलर का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेपर भी क्या है, एक केमिकल है। और 10-20 साल बाद जब पेपर निकालते हैं तो वो पीला पड़ जाता है, उसके अंदर पीला हो गया, मतलब उसके अंदर क्या, वो पेपर ही पीला जैसा हो जाता है और धीरे धीरे जैसे लगता है कि पेपर अब खराब हो गया, सड़ गया। इसका मतलब वो भी एक केमिकल है, ठीक है। दूध है, उसको रख दिए, कभी कभी क्या होता है गर्मी के दिन में देखोगे दूध फट जाता है, तो वो क्या बन गया, छेना बन गया। इसका मतलब वो भी एक केमिकल है। तो केमिकल कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जब किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट होता है या एयर ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वो एक नया सब्सटेंस बनेगा। और इस नया सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज का मतलब जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एकदम जस्ट डिफरेंट होगा। जस्ट डिफरेंट किससे, इस केमिकल सब्सटेंस से, एकदम इस केमिकल सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज ही एकदम अलग आएगा, अलग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल कहेंगे, ठीक। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं, इतना नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो बहुत ज्यादा अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि केमिकल और रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जानने के पहले अब ये समझेंगे हम लोग कि अच्छा देखो, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है आर द नेचुरल और मैनमेड प्रोसेस और मिक्सिंग और प्रोसेस और मिक्सिंग of two or more type of substances, to form new substances, ठीक, to form new substances is called as chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब कभी भी नेचुरल तरीके से, देखो नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल तरीके से या मैन मेड प्रोसेस से किसी दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस को मिला देंगे और एक नया सब्सटेंसेस बनेगा, और जिसका प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस से भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट सब्सटेंसेस से भी क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी
पहले वाले केमिकल सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टी जो होगा वो लास्ट वाले केमिकल प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस से एकदम डिफरेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लो तुम A है प्लस B, मान लो यहाँ बन गया C, तो ये A और ये B, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वो C वाले केमिकल प्रॉपर्टीज से एकदम अलग होगा, ठीक है। या तो मान लो ये D है, D को हम ब्रेक डाउन कर दिए, तोड़ दिए, ये E बन गया या F बन गया या G बन गया, तो इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो D से एकदम अलग होगा। और इस तरह के सब चीज प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। जिसमें एक या एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस को मिलाएंगे और एक नया सब्सटेंस बनकर आ जाएगा या ढेर सारा नया सब्सटेंसेस बनकर आएगा जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग होगा पहले वाले से, तो उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लिए? चलो नोट कर लिए ना? अच्छा, चलो इसके बाद देखते हैं। अब देखो केमिकल जो रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? तो रिएक्टेंट का मतलब होगा दो सब्सटेंसेस which takes part in the chemical reaction, तो ये कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता हो उसको कहेंगे रिएक्टेंट। और दो सब्सटेंसेस which are formed during the those new लिख सकते हैं, those new substances which are formed during the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम में जो नया सब्सटेंसेस बनेगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करेगा उसको कहेंगे रिएक्टेंट। ये कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है केमिकल रिएक्शन के, और ये कहाँ होता है? केमिकल रिएक्शन के राइट साइड में। जैसे कि मान लो लिखते हैं Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो ये क्या आएगा? ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और ढेर सारा ही हो सकता है, और रिएक्टेंट भी एक हो सकता है, दो हो सकता है या ढेर सारा हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट, कौन कौन सा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? अभी बताए हैं, ठीक। तो केमिकल रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स बताओ। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल में जैसे Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CaO, या C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। या तो लिख सकते हैं, और मान लो केमिकल रिएक्शन में सोडियम प्लस H2O इज इक्वल टू लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na प्लस H2O इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से तुम ये हमको बताओ कि Fe प्लस H2O इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि Fe प्लस H2O करेंगे तो क्या बनेगा। और एक इस रिएक्शन को देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्लैक, SLAKED, स्लैक लाइम। समझ गए? स्लैक लाइम कहेंगे इसको, और उसको क्या कहेंगे? क्विक लाइम। स्लैक लाइम मतलब चूना पानी, और क्विक लाइम मतलब सिर्फ चूना। क्या क्विक लाइम को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा। इसको नोट करेंगे और CV में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि H2 जो है,
H2 के 3 आइसोटॉप्स का आपको नाम बताना है, 3 आइसोटॉप्स का नाम बताना है, और ये बताना है कि हेवी वाटर जो है वो क्या होता है, कौन से आइसोटॉप से बनता है, और हेवी वाटर क्या है, और हेवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको सीवी में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको नोट कर लिए तो केमिकल रिएक्शंस का इस तरह का एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, नोट करिए, नोट हो गया। चलो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? केमिकल इक्वेशन का मतलब होगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द chemical reactions. The symbolic representation of the chemical reactions is called as chemical equation. Is called as chemical equation. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो उसको कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे लिखते हैं कि मान लो कार्बन reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हम लोग क्या लिखे हैं, केमिकल सेंटेंस में लिखे हैं ना, मतलब केमिकल रिएक्शन है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, केमिकल रिएक्शन। अब यदि तुम मान लो, अब क्या करोगे, इसी का तुम मान लो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। इसका मतलब कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, सिर्फ यदि ऑक्सीजन होगा तो होता है O, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा। और जितना भी गैसेस होता है, हम पहले भी बताएं कि जितना भी गैसेस होता है वो सारा गैसेस क्या होता है, डाई एटमिक होता है, मतलब O2 होगा। तो C + O2 = CO2। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, तो जब किसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन, और जब सेंटेंस में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो इसको बताओ तो कैल्शियम, चलो कैल्शियम नहीं, मान लो लिखा है पोटेशियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, K+। अभी हम क्या बोले कि कोई भी गैस होगा तो क्लोरीन नहीं, क्या होगा, क्लोरीन गैस। क्या लिखेंगे, क्लोरीन गैस Cl2, और क्या बनेगा ये रिएक्ट करके KCl बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 तो 28881, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287। तो इस क्लोरीन का 1 हो गया, और ये क्लोरीन का भी, सॉरी ये पोटेशियम का कितना हो गया, 1, मेटल है तो 1, और उसके बाद इस क्लोरीन का भी क्या होगा, ये 7 है तो 8 बनने के लिए चाहिए इसको 1, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये आएगा KCl। तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। और इसको जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, और इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक, ये केमिकल इक्वेशन और ये केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो नोट कर लिए, चलो नोट कर लिए ना सब। अब देखो, इसके बाद
अब यदि हम लोग देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस कह लो, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे तो इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। केमिकल इक्वेशन या मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसका हम लोग स्टेट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टेट्स का मतलब स्टेट्स का मतलब झारखंड बिहार नहीं, स्टेट्स का मतलब होगा तुमको सॉलिड बताना है, लिक्विड बताना है और गैस बताना है। जैसे सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो ये हाइड्रोजन किस स्टेट में है, हाइड्रोजन है गैसेज स्टेट में, G लिखेंगे ऑक्सीजन गैस स्टेट में, और H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो L लिख देंगे। ठीक है। दूसरा होता है तुमको इसका बताना है टेम्परेचर, टेम्परेचर बताना है एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटालिस्ट कंडीशन। कैटलिस्ट कंडीशन का मतलब कोई भी चीज को कैटलिस्ट क्या होता है बताएंगे अभी। चलो कैटलिस्ट अभी हम बताते हैं तुमको। एक चीज इसमें आप समझ लो, एक प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से लेबोरेटरी में क्या बनाया जाता है, यूरिया नहीं, यूरिया नहीं बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हैबर्स प्रोसेस से लेबोरेटरी में बनाया जाता है एमोनिया, एमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ऐसे बनता है N2 प्लस H2 डैश इज इक्वल टू 2 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 200 से लेके 300 ATM, 200 से 300 ATM लिखेंगे। कैटलिस्ट में इसमें यूज हो सकता है V2O5 जिसको वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं, या तो इसमें यूज कर सकते हैं आयरन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और आयरन भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड होगा 300 डिग्री सेल्सियस के करीब में, 300 डिग्री सेल्सियस के करीब में। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आएगा NH3, और इसको क्या बोलेंगे एमोनिया। और जिस प्रोसेस से एमोनिया बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक, अब इसमें आप समझ गए कि इसमें क्या, इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे गैस, यहाँ ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए लिखेंगे गैस, और एमोनिया भी क्या है गैस। तो गैस ये कैटलिस्ट, इसका ये हम लोग क्या लिखें 200 से 300 ATM मतलब इसका प्रेशर है, ये इसका क्या है कैटलिस्ट है, और ये इसका टेम्परेचर है, और ये इसका क्या है स्टेट्स है। तो हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका स्टेट, उसका टेम्परेचर, उसका कैटलिस्ट, उसका प्रेशर भी लिख देंगे। ठीक है, नोट कर लिए। चलो नोट करो, और उसके बाद नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद और तीसरा पॉइंट होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि एक्सोथर्मिक होता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक होता है। जैसे कि अच्छा देखो, एक्सो का मतलब क्या होगा, एक्सो का मतलब क्या होगा, हीट को ये रिलीज करेगा, और एंडो का मतलब क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एब्जॉर्ब मतलब लेगा, ये हीट लेगा और वो हीट देगा। एक्सो का मतलब हीट रिलीज करेगा और एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंडो लेगा हीट। ठीक है, तो जैसे कि आप ये समझो कि रिस्पिरेशन जो रिएक्शन है, और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब देखो, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और
सिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब मेक अप, किसी भी चीज को बनाना, फॉर्म करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होगा कि लाइट के हेल्प से किसी चीज को बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये हीट को लिया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये किस तरह का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें ये पता चलता है कि ये हीट को ले रहा है। फोटोसिंथेसिस में यही ना होता है, हीट को लेकर रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। और रिस्पिरेशन में क्या होता है कि फोटो लाइट को लेगा, फोटो मतलब क्या, फोटो मतलब लाइट को यूज करेगा और कंपाउंड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, कंपाउंड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, इसीलिए लाइट को यूज करता है, ये लाइट को यूज करता है, ठीक। मतलब क्या करता है, लेता है नहीं, ये गड़बड़, लेता नहीं है, लाइट यूज कैसे करेगा, ये तो लाइट को यूज ब्रेक करता है ना, लाइट के हेल्प से ये ब्रेक करता है कंपाउंड को ब्रेक करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को बनाता है लाइट को लेकर, ठीक। तो ये जो रिस्पिरेशन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट को बाहर निकाल देता है, और एंडोथर्मिक का मतलब ये हीट को ले लेता है, ठीक है। समझ गए। एग्जाम में ये पूछता है, कभी कभी एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि व्हाई रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द लाइट इज यूज्ड, सिंथेसाइज मतलब मेक अप टू फॉर्म द ग्लूकोज, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड respiration is a process in which the light is used to break up the compound like glucose is called as exothermic। ये लाइट को लेता है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालता है, और ये लाइट को लेकर ग्लूकोज को बनाता है, ठीक। अब देखो एक चीज ये समझ लो कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म का मतलब जो किसी चीज को तोड़ रहा हो, और फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब जो किसी चीज को बना रहा हो। तो फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें एक नया कंपाउंड बनता है ग्लूकोज जैसा, और रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी को रिलीज करता है। तोड़ता है इसका मतलब हीट को बाहर निकाल रहा है, एक्सोथर्मिक, ये हीट को लेता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लिए। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला है ऐसे कि व्हाई रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। चलो इसके बाद अब एक चीज हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। अच्छा ठीक, इसके पहले एक चीज देखो, जैसे ये मान लो CaO प्लस CO2 को हम रिएक्ट किए और ये बना CaCO3, ठीक। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका हम लोग मार्बल भी कहते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि ये पानी में नहीं घुलेगा। पानी में जब कोई चीज नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेड। कोई भी चीज यदि पानी में नहीं घुलेगा तो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का मतलब जो पानी में नहीं घुलता है, प्रेसिपिटेड मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में ना घुले उसको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पहला एक चीज याद रखेंगे। अच्छा, कौन कौन सा कार्बोनेट्स, जिसको कौन कौन सा रेडिकल्स पानी में नहीं घुलता है, रेडिकल्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर, रेडिकल्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन सा रेडिकल पानी में नहीं घुलता है, बताओ तो जरा, कौन कौन सा रेडिकल्स पानी में नहीं घुलेगा, CO3 और जल्दी बताओ। देखो एक तो CO3 पानी में नहीं घुलेगा। दूसरा चीज, यदि मान लो कोई NO3 SO4 SO3
SO3ClBrIF, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइट, इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फाइट। सल्फाइट, इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। तो नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब यदि किसी एल्कली मेटल के साथ दिख गया, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का मतलब जो पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल मेटल, वाटर सॉल्युबल वाला है ये एल्कली, मतलब वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब नॉट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। नॉट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन यही सारा रेडिकल, ये सब रेडिकल, ये सारा रेडिकल, ये सारा रेडिकल, ये सारा रेडिकल, इसको छोड़कर ये चाहे किसी के साथ हो, ये चाहे एल्कली के साथ हो और चाहे एल्कलाइन के साथ हो, ये कभी भी नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कभी घुलेगा ही नहीं। समझ गए? ये पानी में कभी घुलेगा ही नहीं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कभी पानी में नहीं घुलेगा और ये हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा, हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। इसमें और एक तो जोड़ लो, HCO3। HCO3 को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट या तो और इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब आपको एक्सपेरिमेंट्स में वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। तो ये एल्कली मेटल। अच्छा, एल्कलाइन मेटल यदि होगा, एल्कलाइन मेटल यदि होगा तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। समझ गए? मतलब किसी भी एल्कलाइन मेटल के साथ NO3SO4 SO3 ClBrIF HCO3 हो गया तो एल्कलाइन मेटल है, मतलब वो पानी में नहीं घुलेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। यदि एल्कली मेटल के साथ होगा तो वाटर सॉल्युबल, मतलब नॉट प्रेसिपिटेट। लेकिन यदि CO3 किसी के साथ हो जाए, चाहे एल्कलाइन चाहे एल्कली, हमेशा वो प्रेसिपिटेट ही बनाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम यहां देख लो कि ये क्या था? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एल्कलाइन है, तो इसका मतलब एल्कलाइन के साथ क्या करेगा? प्रेसिपिटेट बनाया तो नीचे घुल गया, नीचे एरो आ गया। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन, तो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तो भाई आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए ना, तो प्रॉपर्टीज को आप पहले समझो। अच्छा, अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा एल्कली है और कौन सा एल्कलाइन है, उसको भी देखो। इसको नोट कर लिए? नोट कर लिए? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जीके का क्वेश्चन है, एक जीके का क्वेश्चन आ गया, जीके का क्वेश्चन आ गया, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां, कौन सा है? इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, माइक में गंडोगोल हो गया छे। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताइए और इसका लोकेशन बताइए कि कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ये आप हमको बताएंगे सीबी में। और सारे बच्चे जो है गूगल बाबा को खोल लिए होंगे बताने के लिए, तो बिना गूगल बाबा के बताने की कोशिश करिए। अच्छा, हम लोग ये देख रहे थे कि कैसा पता करेंगे कि कौन एल्कली मेटल है और कौन एल्कलाइन मेटल है। समझ गए केदारनाथ? केदारनाथ समझ गए हैं? चलिए, एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल्स को हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, कौन कौन जुड़ा है भाई इसमें? चलिए, चलो आगे देखा जाएगा कौन कौन सा एल्कली मेटल और कौन कौन सा एल्कलाइन मेटल्स है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। और यहां देखिए, एल्कली मेटल का मतलब होगा कि जिसके लास्ट में 1 होगा,
वैलेंसी लिखेंगे, मतलब जिसके लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन 1 होगा और जिसके लास्ट में यहाँ 2 होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे अल्कालाइन मेटल। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 2882, तो ये अल्कालाइन मेटल। मान लेते हैं मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 282, अल्कालाइन मेटल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम 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 4 एटॉमिक नंबर 2, तो ये सारा एलिमेंट्स क्या होगा, ये सब अल्कालाइन मेटल्स है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स पानी में इसके साथ रहेंगे तो कभी नहीं घुलेंगे। मतलब नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बाइकार्बोनेट के साथ रहेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे कि नॉन प्रेसिपिटेट बनाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, उल्टा सीधा पढ़ लिए हो। तुम लोगों को कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। यही तो हम चेक करना चाह रहे थे कि कौन कौन बच्चे को पढ़े हैं, कौन कौन सा नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल उल्टा बताया गया ना। हम क्लास में क्या बताए थे तुम लोग को? क्लास में ये बताए थे कि यदि अल्कलाइन दिया है, IN दिया है, तो क्या होता था? IN का मतलब, अरे IN का मतलब इनसॉल्युबल ना, मतलब प्रेसिपिटेट, सही है ना? IN का मतलब इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट, और अल्कली का मतलब वाटर सॉल्युबल, नॉट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना? कंफ्यूज एकदम नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहां पर क्या है कि ये सब एलिमेंट्स जो होगा जिसके लास्ट में 2 था वो अल्कलाइन मेटल है। IN मतलब इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, ठीक। मतलब इसके साथ यदि नाइट्रेट, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इन सब के साथ यदि आ गया नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, तो पानी में क्या होगा? पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? पानी में नहीं घुलेगा। कार्बोनेट क्या लिखे हैं? कार्बोनेट हम क्या लिखे हैं? कार्बोनेट कौन सा होता है? कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन नहीं, एकदम जल्दी बताओ। देखो कार्बोनेट जो है ना, जो कार्बोनेट है वो होता है, यदि कार्बोनेट है तो वो एल्कली हो चाहे अल्कलाइन हो, एल्कली हो चाहे अल्कलाइन हो, किसी के साथ नहीं घुलेगा। चाहे एल्कली मेटल हो चाहे अल्कलाइन मेटल हो, किसी के साथ नहीं घुलेगा। बाइकार्बोनेट यदि दिया है, बाइकार्बोनेट दिया है तो एल्कली के साथ तो घुल जाएगा लेकिन अल्कलाइन के साथ वो नहीं घुलेगा, यही बताए हैं। अब यहां पर ये बताए हैं जैसे कि, और एल्कली मेटल क्या होगा? जिसके लास्ट में 1 होगा, जैसे पोटेशियम 19 2881 और सोडियम 11 281, ये सब एल्कली मेटल, मतलब पानी में घुल जाएगा। अब जैसे मान लो Na2CO3, CaCO3, तो हम अभी क्या बोलेंगे? CA3 किसी के साथ हो, ये वाला एल्कली है, ये क्या है? CaCO3, ये क्या है? एल्कलाइन है। तो एल्कली हो चाहे एल्कलाइन हो, CO3 है तो ये पानी में घुलेगा ही नहीं, ये दोनों पानी में नहीं घुलेगा, ये दोनों पानी में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। समझ गए? क्लियर? ठीक है। अब ये वाला देखो, यदि मान लो तुमको MgHCO3 आ गया, ठीक, MgHCO3, ये 2 होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 और HCO3 का वैलेंसी होता है 1, क्रॉस इनटू करेंगे, तीर मार देंगे इधर उधर, तो HCO3 और ये 2, ठीक। तो MgCO3 यदि तुमको दे दे और ये दे दे तो बताओ तो क्या होगा? MgCO3 होगा, और मान लो दे दे NaHCO3, तो बताओ कौन पानी में घुलेगा और कौन पानी में नहीं घुलेगा? तो ये क्या होगा? NaHCO3, क्योंकि ये क्या है? एल्कली है। एल्कली का मतलब ये पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पर Mg क्या है? एल्कालाइन है, तो ये पानी में नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सा पानी में घुलेगा और कौन सा पानी में नहीं घुलेगा। इसमें आप बताइएगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक। और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाउनवर्ड एरो, समझ गए? डाउनवर्ड एरो। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि रिवीजन क्लास में आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता चले, और नहीं तो आपको बाद में एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है।
अभी हम बगल में मोबाइल रखे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे कम बच्चे ज्वाइन किए हैं। आपकी मर्जी भाई, बोर्ड एग्जाम्स है, मर्जी है आपका, आप जाने और आपका काम जाने। चलिए उसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब उसके आगे का टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। ठीक, केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो दो तरह का केमिकल इक्वेशन होता है। एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देख रहे हैं सब लोग? दिख रहा है, हमको दिख रहा है। चलो, तो क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसको कैसे करते हैं? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि तुम H2 प्लस O2 ले लिए और ये बन गया H2O, तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। स्केलेटल क्यों कहेंगे? क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो दोनों का 2-2, तो यहाँ पे दोनों 2-2 ही आना चाहिए। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ द एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ठीक। अब इसी इक्वेशन को यदि हम लोग बैलेंस करना देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब इक्वलाज होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहां देखेंगे बैलेंस। अब देखेंगे तो यहां पर मान लो हम 2 बैठा दिए, तो हाइड्रोजन हो गया इधर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक, यहां पर हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? तो यहां 2 बैठा दो। 2 यदि बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 2 टू 4 और ऑक्सीजन यहाँ 1 था, तो ऑक्सीजन भी हो गया 2 × 1 इज इक्वल टू 2। मतलब ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 इक्वल हो गया। इस तरह के इक्वेशन को कहेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहां पर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड्स आर सेम। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार बोर्ड में कि वाई द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? देखो, इसका आंसर हम लोगों को लिखना है, तो इसको ये समझ गए, बैलेंस हो गया। तो इसका आंसर ये लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू मेंटेन द
लॉ ऑफ मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 है H2, 2H2, तो 2H2 का मतलब क्या होगा? 2H2 का मतलब 1 × 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। अब इसको तुम बैलेंस करके देख लो। प्लस HO2, तो 16 × 2, तो 2 1 2, 2 2 4 प्लस 42 36 इक्वल टू 2H2O। H2O का मतलब 1 × 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू हो गया 16 × 18, 16 × 18, 18 2 जा 36, 36 इक्वल आ गया। ठीक है, 16 + 2 18, 18 2 जा 36, 36 इक्वल आ गया। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो समझ गया, सबको पता था, ये क्लास में भी बताया गया था। इसमें ये नहीं बता पाओगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों मेंटेन करना पड़ा, व्हाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेन रीजन था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो मेंटेन हो जाए, जिसमें ये बताया गया था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। जैसे 36 इक्वल आ गया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसको ये नहीं बता पाओगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों मेंटेन करना पड़ा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों मेंटेन करना पड़ा। तो आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे सब लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसमें हम लोग को पता था कि ये एनर्जी कभी क्रिएट नहीं किया जाता और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। यदि मान लो इन लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना मेंटेन हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट लॉस्ट हो गया, तो वो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिससे ये होगा कि जैसे कोई एलिमेंट कैल्शियम लेके हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और 100 200 500 1000 2000 बार कर दिए, इसका मतलब तो वो कैल्शियम खत्म हो जाएगा ना दुनिया से। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताया कि कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ जो है, कभी भी एनर्जी इसका क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके अपना फॉर्म खाली बदल दिया, बना लिया H2O, मतलब इसका एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर सके। और इसी थ्योरम को कौन बताया था? इसी थ्योरम को आइंस्टाइन ने बताया था, जिसको कहते थे मास इक्विवेलेंस रिलेशन। थ्योरम का क्या नाम था? मास इक्विवेलेंस थ्योरम, जिसको बताए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। मास इक्विवेलेंस थ्योरम, मास इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंस, मास इक्विवेलेंस थ्योरम, जिसमें यह बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रह सके। नहीं तो 100-200 साल बाद कोई केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के वाटर बना दिए, तो ऐसे बनाते बनाते पता चला एक दिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाटर को फिर रिवर्स करके ले आएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर से वापस आ जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं मास इक्विवेलेंस थ्योरम या रिलेशन। मास इक्विवेलेंस थ्योरम कह लो या मास इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं इसको, जिसको बताया था आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, नोट कर लिए? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखें। अब आगे का एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है सबको पता है, हमको पता है। कैटलिस्ट का स्पेलिंग गड़बड़ है, गंडगोल है।
CATALYST, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट के बारे में देखो, ये होता है कि कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस, catalysts are the chemical substances which are used to fast or speeds up or slows down the rate of chemical reaction. slows अप और स्लोज डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा। रेट का मतलब क्या होता है? कितना टाइम लग रहा है किसी केमिकल रिएक्शन को होने में, कितना टाइम लग रहा है किसी केमिकल रिएक्शन को होने में, उसको कहेंगे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, आप देखो इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो समझो। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो को हम लोग के क्लास के देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ छोड़ दे रहे हैं, भाई आपकी मर्जी। इसमें बोर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स आ रहा है हम उसमें क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग के टॉपिक को सर बता रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता है। कोई बात नहीं, आप लोग कल क्लास में आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होगा फिर। तो कैटलिस्ट जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट मतलब केमिकल रिएक्शन होने के समय को फास्ट कर देता है और स्लो कर देता है। ठीक, चलिए अब इसमें एग्जाम में देखो क्या पूछता है। ये देखो, ये पूछता है एग्जाम में कि डज द कैटलिस्ट रिएक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्ट during the chemical reaction। तो ये पूछता है कि क्या कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करता है या नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा नो। द कैटलिस्ट does not react with the reactant। रिएक्टेंट सही ना मिलेगा सब, प्रोडक्ट से कैसे मिलेगा? रिएक्शन करने का टाइम में कोई भी चीज तो रिएक्टेंट सही ना मिलता है। ठीक, नो द कैटलिस्ट डज नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम में कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक, अब इसमें अब एक चीज और ये पूछता है तब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट का क्या काम है जब वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट ही नहीं करता है रिएक्टेंट से? कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? ठीक, और तुमको एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल, चीपेस्ट, स्लोएस्ट, फास्टेस्ट कैटलिस्ट, ये सब बताना है। और एक चीज बताना है कि कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट होता है उसका क्या नाम है और उसका क्या एग्जाम्पल है। कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट तो केमिकल रिएक्शन में पहला चीज की कभी रिएक्ट नहीं करता है। अब कैटलिस्ट का फंक्शन देखो क्या है, ये पहले यहां बता चुके हैं। कैटलिस्ट का फंक्शन होता है, कैटलिस्ट आर यूज्ड टू स्लो और स्पीड्स डाउन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? तो कैटलिस्ट का फंक्शन ये है। कैटलिस्ट का फंक्शन ये है, कैटलिस्ट आर यूज्ड टू फास्ट और स्पीड्स अप और स्लोज डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब टाइम टेकन फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने में कितना समय लग रहा है उसको या तो वो घटा देगा या तो उसको वो बढ़ा देगा, और वो केमिकल डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि चीपेस्ट, स्लोएस्ट, फास्टेस्ट कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको इरेज करें। चलो इरेज क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो चीपेस्ट कैटलिस्ट,
कल आप लोग क्लास में आएंगे तब आप लोगों से ये पूछा जाएगा, सब चीज पूछा जाएगा। चीपेस्ट कैटलिस्ट, तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको बता दें आप, चीपेस्ट और स्लोएस्ट कैटलिस्ट और फास्टेस्ट कैटलिस्ट, फास्टेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए तो आप ये बताएंगे, ये कीड़ा मकोड़ा आ गया पढ़ने, लेकिन हम लोग बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो चीपेस्ट कैटलिस्ट कौन है? चीपेस्ट कैटलिस्ट है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnGa होता ना महंगा, महंगा नहीं, MnGaNaC, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। स्लोएस्ट कैटलिस्ट होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक हो गया। अब फास्टेस्ट कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं V2O5 को, V2 में कपड़ा खरीदने नहीं जाना, V2O5 या MO। V2O5 होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और इसको बोलते हैं मॉलीबेडनम, BED, मॉलीबेडनम। अब इसके बारे में आप समझो, ये मॉलीबेडनम के बारे में आप लोग पहली बार नाम सुने होंगे तो जरूर से इसको आप समझो। फास्टेस्ट कैटलिस्ट में PT भी यूज होता है, आयरन भी यूज होता है, निकल भी यूज होता है। PT मतलब होता है प्लैटिनम, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, प्लैटिनम मतलब PT। आयरन भी यूज होता है, निकल भी यूज होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज होता है, मॉलीबेडनम भी यूज होता है। ये सब फास्टेस्ट कैटलिस्ट है। फास्टेस्ट, स्लोएस्ट कैटलिस्ट H2O2, चीपेस्ट कैटलिस्ट MnO2। इसको हम लोग डीपोलराइजर भी बोलते हैं, डीपोलराइजर का स्पेलिंग में मिस्टेक है, सही कर लो। डीपोलराइजर, RISER, डीपोलराइजर। ठीक है, डीपोलराइजर भी बोलते हैं। डीपोलराइजर क्या होता है? तो डीपोलराइजर ऐसा चीज होता है जो बताओ क्या करता है? डीपोलराइजर के बारे में अभी हम बताते हैं। अभी तुम ये समझ गए, इतना नोट कर लो, नोट कर लिए? चलो नोट कर लिए, नोट कर लिए हो सब लोग? चलो इसके बाद देखो, तो प्रोमोटर क्या होता था? प्रोमोटर का मतलब होता था जो कैटलिस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन करते समय क्या होता है कि वो नहीं हो पा रहा है, या बहुत ही अनरिएक्टिव एलिमेंट है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव एलिमेंट है या कंपाउंड है, कोई इतना ज़्यादा अनरिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड है, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो बहुत ही थेथर टाइप के होते हैं, उनको कितना भी कह लो कोई असर ही नहीं होता है, तो वो अनरिएक्टिव बच्चे हैं। उनको सुधारने के लिए वो भैंस दौड़ाने वाला डंडा लाना पड़ता है, गोजी, और उससे लेकर दौड़ाना पड़ता है। तो ये प्रोमोटर वही कैटलिस्ट का कैटलिस्ट है, मतलब प्रोमोटर आर द कैटलिस्ट which speeds up the rate of chemical reaction to a very high extent। ठीक है, क्या करता है? which speeds up the rate of chemical reaction to a high extent, मतलब जो केमिकल रिएक्शन को कई गुना ज्यादा कर देता है, वेरी फास्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट से भी फास्टर एंड फास्टेस्ट कर देता है, फास्ट से उसको कर देता है फास्टर, और उससे कर देता है वो फास्टेस्ट। मतलब जो रिएक्शन कई महीनों में होने वाला है, उस रिएक्शन को विद इन सेकंड्स में, या 2, 4, 5, 10 मिनट में, या 1 घंटे में कर देता है। उस तरह के चीज को बोलते हैं प्रोमोटर। और इस प्रोमोटर का एग्जांपल है एमओ, जिसको कहते हैं मॉलीबेडनम। अब बच्चे जो है वो ये चीजों को क्लास में नहीं देखे थे,
मॉलिबेडेनम, ठीक है, MO कहते हैं। इस प्रमोटर में दूसरा एक एग्जांपल हम लोग V2O5 भी लिख सकते थे। ये कैटलिस्ट भी है और प्रमोटर का भी काम करता है। V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनाडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, नोट कर लिया, समझ गया ना? चलो ठीक। अब इसको हम लोग एक चीज जानते हैं, पोलराइजर, डीपोलराइजर क्या होता है? डीपोलराइजर, तो डीपोलराइजर जो है ये ऐसा केमिकल्स होता है, आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ prevent the flow of excessive electrons to the terminal of battery or cell। मतलब डीपोलराइजर क्या करता है, जो किसी भी चीज को पोलराइज होने से प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट क्या करेगा? प्रिवेंट, ठीक। डीपोलराइजर जो होगा किसी भी चीज को प्रिवेंट कर देगा। तो बैटरी और सेल में क्या होता है कि जैसे ये बैटरी है, यहां पर एक तो टर्मिनल लगा है, मान लो पेंसिल बैटरी होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड है, ठीक, ये कार्बन रॉड। और इसी कार्बन रॉड में क्या होता है कि केमिकल्स भरा रहता है ना, यहाँ पर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स माइनस होता है, कुछ केमिकल्स प्लस होता है, प्लस भी होता है, प्लस भी होता है, प्लस भी है, प्लस भी है, प्लस भी है और माइनस भी होता है। कुछ केमिकल्स प्लस है और कुछ केमिकल्स माइनस है, माइनस 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 ये सब, ठीक है, कुछ केमिकल प्लस और कुछ केमिकल्स माइनस। अब ये क्या होता है कि ये एक टर्मिनल जो है, जिसका मान लो टर्मिनल ये प्लस है, ठीक, ये टर्मिनल मान लो प्लस, एक टर्मिनल जो है मान लो माइनस है, यहाँ माइनस। तो क्या करता है कि जो माइनस वाला और प्लस वाला आपस में ही खेला करने लगता है। यहाँ पर ये जो है ये प्लस माइनस क्या करता है? प्लस माइनस आपस में क्या करता है? आपस में खेला कर लेता है, खेला करने लगता है, खेला, आपस में खेला। अब आपस में खेला करने लगेगा तो ये टर्मिनल के पास तो जाएगा ही नहीं, ये प्लस के पास और माइनस के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो जब तक यहां नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये डीपोलराइजर क्या करता है? ये प्लस माइनस को आपस में खेला करने से रोकता है, खेला करने से रोकता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ खेल बंद करो और उड़ के सीधा अपने टर्मिनल पॉइंट पे जाओ, प्लस पे और माइनस पे जाओ। तो यही काम है डीपोलराइजर का। यदि डीपोलराइजर नहीं लगाएंगे बैटरी में तो सारा प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रॉन आपस में ही खेला करने लगेगा और खेला करते करते वो कभी भी टर्मिनल्स के पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं और बैटरी काम ही नहीं करेगा। समझ गए? बहुत अच्छा। अब डीपोलराइजर का एग्जाम्पल में यूज होता है MnO2, इसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और कभी कभी डीपोलराइजर में मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं होता है तो एमोनियम क्लोराइड भी यूज होता है, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहां तक का टॉपिक आप लोग बिल्कुल देख के आइए, लर्न करके आइए और कल एकदम आप लोग रेडी होकर आइए कि इतना क्लास में आपसे पूछा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बच्चों नहीं, गुड नाइट बच्चों, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अब इसके बाद हम लोग कल के क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल के क्लास में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स क्या क्या होता है, ठीक है। और कल 12 नवंबर है, 12 नवंबर से अब हम लोग मैथ का और साइंस का
दोनों क्लासेस देखेंगे, ठीक है। दोनों क्लासेस को हम लोग देखेंगे, 45 मिनट्स हम लोग देखेंगे मैथ और 45 मिनट हम लोग देखेंगे साइंस। दोनों क्लासेस चलेंगे कल से, मैथ और साइंस। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास जिसमें ये हम लोग आज देखें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता था और केमिकल रिएक्शन टॉपिक से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़े, ठीक। तो कल से, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे वीडियो बंद करके भाग गए हैं उनके लिए, साइंस में देखो हम पढ़ाते जाते हैं, बीच बीच में जो टॉपिक्स बता रहे हैं कि ये आया है, इस तरह का क्वेश्चन है, जो नई चीजें हैं उसको आप देखिए। और इसमें बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो है ही हैं, और जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है, कई तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो पूरा बताया जाएगा, उसको आप जरूर से देखिए और नोट करिए, कॉपी में जरूर से नोट करिए, नोट इन कॉपी, समझ गए। तो ओके, सी यू, गुड नाइट एंड बाय।